गोपनाथ बाबा पूरी दुनिया खाती, उनका पेट भरते और किसी भी मजहब से, किसी जात बरादरी से हमारे आप तक कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं घटी है जिनके हमारे को कोई जवाब मांग ले। हम सबके साथी हैं, पूरे देश के साथी हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जब कोई राजनीति का खोआ यानी शोल्डर गंदा लगता है तो उस दिन हम पिछड़ जाते हैं। इस देश के लिए आप हथियार खाओ। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को बता, मुगलों को बता, राजे महाराजे जो अत्याचार करते थे, जो जात को, जो इस देश धरती में अत्याचार होते थे, उनका मुकाबला किया है जात को भी। किसी को दुख नहीं दिया, किसी को हाथ नहीं कराया। अभी भी हम देश के लिए आए हैं, अभी भी हमारा त्याग जिंदा है। आप सेना का त्याग खाओ, वोट का खाओ, स्पोर्ट यानी खेल का खाओ, ग्रामीण इलाके का खाओ, कोई भी किसी कोने में उठाओ, हम अग्रणी हैं। लेकिन जब सोच कर सकते हैं, दिमाग बदल सकते हैं। ये भाई सर्दी भाई की बात कह रहा था कि हम भी मदद होगी हैं, समाज के नौकर हाँ, भाई खेरा गांव के नौकर हाँ, खटकर टोल प्लाजा का नौकर हूं, संघर्ष समिति का, किसान संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। लेकिन एक बात भाई ने कही थी, यही हमारा समझने गुजारी है, हम तार नहीं खर्चे किसी एक बीमारियां घटना काट दो, बीमारियां काट दो, हमारा कोई कमी नहीं, हम ठीक है। कोई भी सलत जरूरत किसी के प्रति निकली हो, माफी चाहता हूं। धन्यवाद। जय जाट, जय किसान, जय मजदूर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद सतबीर जी, आपने अपने विचार रखे और राजनीति से ऊपर उठकर भाईचारे को किस प्रकार से कायम रखना है उन पर आपने विचार रखे। बहुत बढ़िया समाज के लिए। और मैं राम अवतार जी, आपको पंचायत में जाना बिल्कुल आप जा सकते हैं जी। राम अवतार पंचायत जी, पीएस कलवाड़िया जी, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं, बांगर की धरती के आपको 50-60 लोग दिख रहे होंगे, लेकिन हल्के के जो कड़ी के लोग हैं, मैं धुरंधर साथी है, उनको बुला के आया है, सिलेक्टेड लोगों को हमने बुलाया है, सिलेक्टेड लोग आपके सामने बैठे हैं, यानी एक एक व्यक्ति 1-1 हजार के बराबर है। जोरदार तालियां बांगर की धरती के लिए। हमारे बीच में पूर्व में रहे विधायक सुबे सिंह पुनिया जी बैठे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी अपने जाट समाज के लिए 2 बातें रखें। आपका स्वागत है सुबे सिंह पुनिया जी। आज के इस भाईचारे के इलाके के और हमारे अतिथि जो आए हुए हैं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और जो कार्यक्रम पंचकुला में इन भाइयों द्वारा रखा गया है, उस प्रोग्राम के मुतल्लिक आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। ये इससे पहले इन्होंने 2-3 प्रोग्राम इनके हमने सोशल मीडिया में देखे हैं। अच्छे कार्यक्रम ये कलसाड़ियां भाई कर रहे हैं। मैं अपने समाज के बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, और वो सब आपको मालूम है, सिर्फ दोहरा रहा हूं। हमारी अपनी बिरादरी के अलावा जो दूसरी बिरादरियों के लोग हैं, वो आदर से जाट को जाट देवता कहते हैं। जाट देवता इसलिए कहते हैं कि जाट ने हमेशा दिया है, मांगा नहीं है जाट। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे गुआंढी है समराना गांव से, हमारी पंचगामी खाप के हैं। उससे पहले गांव बसे हम भी। हाँ, हमारे बुजुर्ग जो है मूलतः राजस्थान से आए,
झांसल गांव जो है वो हमारी जो रिपब्लिक था या गणराज्य था, कान सिंह राजा थे हमारे बुजुर्ग, झांसल उनकी राजधानी थी। जो शासन करने के तरीके रहे हैं, चाहे वो राजा महाराजाओं के द्वारा हो या रियासतों के द्वारा हो या गणराज्य के द्वारा हो, वो सारों में जाटों ने अग्रणी रूप से कार्य किया। जाट देवता का मतलब यह है कि जब वहां से राजस्थान से आके या कहीं और दूसरी जगह से आके गांव बसाए, हमारे बुजुर्गों ने खेड़े बसाए, तो खेड़े बसाने के बाद खेती बाड़ी शुरू की, रहन सहन शुरू किया, तो उसके साथ साथ उनको जरूरत पड़ी कारीगरों की, उनको जरूरत पड़ी शिक्षा के लिए ब्राह्मणों की, शिक्षाविदों की। तो गांव में जाके ब्राह्मण को बसाया, हिसाब किताब कराने के लिए जो हिसाब करने वाले वैश्य की जरूरत पड़ी, उनको लाके बसाया, लोहार को बसाया, खाती को बसाया, और अपनी जमीनों में से जमीन काट के उनको दी। खेती की जमीन भी थी और बसने के लिए भी जमीन। इसलिए जाट को देवता कहा कि आप लोग देने वाले हैं। अभी सोशल मीडिया में एक बात चल रही थी, मैंने ये बात लिखी थी उनको कि आपकी बात पूरी समझ नहीं आई, मैंने 3-4 लाइनों में लिखी, फिर मैंने उसको डिटेल में बताया कि भाई जाट देवता इसलिए है कि आपने हमेशा समाज को दिया। आपको याद करवा दूं, जाट को देवता और जाट को शिरोमणि को माना जाता है, जाट नस्ल को बेहतरीन नस्ल को माना जाता है, हमारे देश का राष्ट्रपति है, सबसे सर्वोच्च पद है, और उस सर्वोच्च पद के लिए उसका जो बॉडीगार्ड है, उसके जो अंगरक्षक हैं, वो जाट, राजपूत और सिख बिरादरी से हो सकते हैं और किसी बिरादरी से हो नहीं सकते। शायद मालूम होगा आप सब। मैं याद दिलवाना चाहता हूं, इसलिए याद दिलवाना चाहता हूं कि आपका मान सम्मान, आपका इतिहास बहुत ही गौरवमय इतिहास है। लेकिन आज आपकी स्थिति कमजोर है, आपको पता है। तो आप कहेंगे कि राजनीतिक बात कर रहे हैं, मैं राजनीतिक बात कहना नहीं चाहता। आपकी जहां जहां हिस्सेदारी होती थी, वहां हिस्सेदारी आपकी घट रही है। बढ़ेगी कब? जैसे ये भाई प्रयास कर रहे हैं, इन प्रयासों को मजबूती से इकट्ठे होकर काम करो, और काम करने के साथ साथ पूरे समाज को ये जताओ कि हमारे जो बुजुर्ग जब जिस परंपरा से आगे बढ़े, जिस परंपरा से ये पूरा समाज बसाया, पूरा इलाके को खुशहाल बनाया और सारे समाज में एकता के सूत्र में पिरोया, हम फिर उसी काम के लिए निकले हैं। हम इसलिए नहीं निकले कि कोई व्यक्ति आके यहाँ 35 का नारा लगा दे। हमें उनका भी मुंह बंद करना चाहिए जो 35 का नारा लगाते हैं। वो कैसे करके कि हम समाज के उन उपेक्षित लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करें। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अगर सोचें हम, तो जाट जो है आज किसी जिसका धंधा है तो वैश्य वर्ग में आते हैं। लेकिन जब देश के ऊपर संकट आता है, चाहे वो कारगिल का युद्ध है, चाहे आप चीन अपसराट कर रहा है, लद्दाख में हो चाहे डोकलाम में हो, वहां 6-6 फुट के जाट नौजवान खड़े होते हैं बॉर्डर पे जाके सामने, और किसी की हिम्मत नहीं होती। कारण कि एक जज्बा है देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, देश के लिए कुर्बानी देने का। तो अगर यूं ही उपेक्षित होते रहे और इसी तरह की स्कीमें देश में आती रही कि भाई 4 साल की नौकरी मिलेगी, अब तो बहुत की, तो भाई जाट तो अपनी आवाज को कैसे आगे बढ़ाएगा, अपने कृतित्व को, अपने कारिंदे को कैसे प्रस्तुत करेगा देश के लोगों के सामने, अपनी इच्छाओं को दबा के रह जाएगा। तो इसलिए जो समाज में, प्रशासन में जो गलत बातें आती है, उनका विरोध करने के लिए भी संगठन का होना जरूरी है। और चाहे आप राजनीतिक रूप से जिससे जुड़े हुए उसी पार्टी की सरकार हो, आप में विरोध का और ज्यादा मादा होना चाहिए, तभी आपकी पहचान बनेगी। मैं ज्यादा बोल गया, ज्यादा समय लेना नहीं चाहता था। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ के, राजनीतिक बातें अलग है, सामाजिक बात अलग है।
मैं थोड़ा सा याद दिला दूं इस इलाके में, हम तो राजस्थान से आगे बसे और ये इलाके के जो 24 खेड़े हैं ये नांगलोई से आगे बसे, लेकिन ये जब नांगलोई से आगे बसे शौकत भाई, ये हमारे गांव सरसाना में आके बसे और तकरीबन 100 सालों 150 सालों तक शौकत पुनिया के रिश्ते नहीं हुए। सरसाना पुनियों का गांव है, रिश्ते नहीं हुए, बाद में रिश्ते होने लगे। तो ये समाज के रीति रिवाज है, समाज की जो हमारा ताना बाना है जाटों का, जो जाटों का डीएनए है, दुनिया भर के जो इस लाइन के जानने वाले हैं कि जाट जो नस्ल है वो सर्वोत्तम नस्ल है, तो उसकी सर्वोच्चता आपको बनाए रखनी है। और बनाए कब रखोगे? जब आप जाट ही जाट नहीं, जाट के अलावा जो दूसरी बिरादियां हैं उनकी भी भरपूर मदद करेंगे, तब आपकी पहचान बनेगी और जाट देवता की पहचान बढ़ के रहेगी। जैसे देश के बारे में कहते हैं ना कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, वही जाट भी जाट देवता को नाम को गौरवान्वित करे दोबारा से और पूरे समाज की सेवा करते हुए करे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और अच्छी बात बताई है कि जाट का जो डीएनए है ना, जाट का डीएनए के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं ने शोध किया है कि जाट के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है कि सरहद के ऊपर सबसे ज्यादा जाट शहीद होते हैं और पूरे देश का पेट भरने का काम भी जाट ही करते हैं। जोरदार तालियां जाट परिवार के लिए। हमारे बीच में बलवान जी अहमदाबाद से पहुंचे हैं, अनिल जागलान जी गुजरात सूरत से पहुंचे हैं, तो मैं चाहूंगा पहले अनिल जागलान जी आए और 2 मिनट अपने विचार रखें, जो सूरत गुजरात के अंदर रहते हैं और अपना वहां पर बिजनेस करते हैं और जाट परिवार को आगे बढ़ाने में हमेशा साथ रहते हैं। धन्यवाद साहब। आदरणीय राम अवतार पलसानिया जी, PS कलवानिया जी, सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरा जो अपना अनुभव है जाट समाज के प्रति, मैं भी तकरीबन 15 सालों से गुजरात के कच्छ जिले में रहता हूँ और वहां पे जब मैं गया तो मैं अपना अनुभव थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। तो वहां पे हमारे समाज के लोगों ने 5 एकड़ जमीन लेके और वहां पे धर्मशाला बनानी चालू की। तो 2007 में उनका काम चालू था, तो मेरे अंदर भी जोश था थोड़ा। मैं यहाँ जिला परिषद का मेंबर था, तो वहां जो बुजुर्ग बनाने लग रहे थे धर्मशाला, तो मैंने उनको राय दी, वे आप लोग इतनी दूर से आए हो हरियाणा से, तो यहाँ पे आप जाट धर्मशाला मत बनाओ, आप यहाँ पे हरियाणा समाजवाड़ी बनाओ। तो वहां पे 2-3 बुजुर्ग थे, तो उन्होंने मेरे को सलाह दी, भाई तू अभी नया आया है तो थोड़े दिन रह, तुझे पता चलेगा। तो जो उन्होंने 15 साल पहले शब्द कहे थे, वो आज शब्द जो पता चलता है समाज के अंदर जहां रहते हैं, हमारी बिरादरी में अपने नाम से जो हमारे को करना होता है वो बहुत जरूरी होता है। हमने वहां पे 5 एकड़ में धर्मशाला बनाई। अहमदाबाद में बलवान जी ने, अनिल बेनीवाला जी ने, वहां पे इन्होंने जाकर धर्मशाला बनाई, भरूच में बनाई, बॉम्बे में बनाई। अभी पिछले दिनों हमारा जाट पार्लियामेंट का एक प्रोग्राम बड़ोदरा था, वहां भी फैसला हुआ धर्मशाला बनाने का। पिछले दिनों बेंगलोर था। तो पूरे हिंदुस्तान में हम घूम घूम के देखते हैं, तो ये पाते हैं कि जहां भी 10, 12, 15, 20, 50 परिवार जाटों के हैं, वहां पे एक छोटा आशियाना जरूर बनाते हैं। तो मैं इन भाइयों का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने एक कम्युनिटी को इकट्ठा करने का काम किया पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ तो हरियाणा, राजस्थान में, यूपी में तो हम ज्यादा हैं, लेकिन जहां हम कम हैं वहां हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं और हमने अपनी धर्मशालाओं का निर्माण किया है। मैं जैसे ही आज उच्चारण आया तो मैंने देखा कि यहाँ लाला जी भी लिखा हुआ है और चौधरी भी लिखा हुआ है। तो मैंने बंसल साहब के फादर से पूछा, मैं ये चौधरी भी और लाला जी भी हरियाणा में पहली बार देख रहा हूँ, भाई ये बताइए मुझे बनियों की धर्मशाला, जाटों की धर्मशाला है?
तो उन्होंने बताया बड़ियों की धर्मशाला है। तो आज कौम के सारे सरदारी बैठे हैं। जहां तक मेरा अनुमान है, कुछ ऐसी कौमों ने जो बहुत छोटी छोटी कौमें हैं, जो बहुत पिछले 1000 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो कम मेहनत की, मांग खा की गुजारा किया है, उन्होंने बहुत आलीशान धर्मशाला बनाई है। मेरा कौम के सरदारियों से निवेदन है कि एक आप की ऐसी मुहिम करें। ऊंचाड़ा मुझे लगता है कि पूरे जींद जिले के अंदर सबसे बड़ा जाटों का गढ़ रहा है। हमेशा यहाँ मेला तब जाटों के हाथ में रहा है। हम तो वहाँ पे पहाड़ियों और पंजाबियों की टोलियों में बैठते हैं जींद में, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी शैक्षणिक संस्थान वहाँ के बुजुर्गों ने खोली है। धर्मशाला में भी अच्छा ही योगदान रहा है। इसमें कोई तरह की ऊंचाड़ा का भी रहा है वहाँ पे, लेकिन आज से 70-80 साल पहले, 70 का 100 साल, सन 1941 में वहाँ संस्था चालू की थी। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ये कोई ऐसी जगह देखिए, इतने बड़े सरदारी साहब, पॉलिटिकल आदमी भी है, सामाजिक आदमी भी है। आज के दिन मुझे लगता है कि ऊंचाड़ा में सबसे बड़ा लीडर भी जाट होगा, सबसे बड़ा पॉलिटिकल आदमी भी जाट मिलेगा, सबसे बड़ा आर्ट भी जाट मिलेगा, सबसे बड़ी महंगी गाड़ी वाला भी जाट मिलेगा। तो मेरी तो एक छोटी ही निवेदन है सभी से कि अगली बार कभी कोई मीटिंग हो तो जरूर एक जाटों की छोटी धर्मशाला हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जागरण जी। और आपने बात कही कि पाणियों की धर्मशाला है कि जाट की धर्मशाला। मेरे ख्याल से अपने उच्चारण में तो जाट पाणी सारे बराबर हैं, लेकिन एक पाणी अपने गला हुई है प्रवीण बंसल, जो जाटा के प्रोग्राम में बड़ोदरा गुजरात तक जावा है। और आज भी देख लो तड़िया मतलब हमारे गला सारा भाईचारा बढ़िया है। लेकिन हाँ, ये कई बार दिमाग में हमारे खलती है कि कहीं ना कहीं हमारा भी कोई छोटा मोटा जाटा का भवन हो, आप महीने 20 दिन में कमेटी बना लिया और आपस में बैठक हो। वैसे तो छोटू राम जी के नाम पर यहाँ पर एक बड़ा बनने लग रहा है हमारा धाम, और सब साथियों को पता ही है कि कहीं ना कहीं हम कोशिश तो कर रहे हैं कि भाईचारा एक हो, मजबूत हो, राजनीति से ऊपर उठकर हो। और अब हमारे बीच में हमारे साथी बलवान जी अहमदाबाद से पहुंचे हो, आइए और अपनी बात रखिए। उसके बाद हमारे भाई अनिल बेनीवाल जी। बलवान जी के ऑफिस में गया था अहमदाबाद, बड़ा गजब का बिजनेस सेटअप कर रखा है। और एक बड़ी बात इन्होंने कही थी मुझे कि आप रोजगार मेले लगवाते हो, किसी साथी को नौकरी की जरूरत हो, हम उन्हें बढ़िया सेट कर सकते हैं। जी बलवान जी। आदरणीय भाई कलसानिया जी और पुनिया जी और बुजुर्ग, मंच पे बैठे हुए बुजुर्ग और सभी आए हुए मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं ये अपने जाट समाज के अंदर जो कुरीतियों जो हैं कि युवा पीढ़ी के अंदर जितनी कुरीतियां अभी है, जितने बैल हैं, तो अभी जैसे भाई कलसानिया जी पूरे देश और दुनिया में अपना कीमती टाइम निकाल के और इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके हमारा भी एक फर्ज बनता है उनसे सीख के लिए इतना हमारे को ज्ञान दे रहे हैं इस चीज के लिए, हमारी समाज को अच्छा चलाने के लिए, हमारी समाज में अच्छी आगे बढ़ने के लिए। तो हम भी अपने युवा और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इस चीज को ध्यान में रखें कि भाई हमारे जो समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करें और हर आदमी मतलब बिजनेस में अपने काम धंधे में आगे आवे तो बहुत बड़ी अपने समाज के लिए बधाई हो। थैंक यू, धन्यवाद। वो कहते हैं अतिथि देवो भव, यानी एक ही शब्द में पूरे जाट समाज के लिए कल्याण की बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद बलवान जी। अनिल बेनीवाल जी हमारे बीच में हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके गुजरात की धरती पे साबित कर दिया कि हाँ, हरियाणा का जाट भी यहाँ आकर सेटल हो सकता है। और जब हम इनके ऑफिस में गए तो उन्होंने मुझे अपनी कहता कि 100 बच्चों को रोजगार दे सकते हैं, बच्चों को बस काम करने की ललक होनी चाहिए। जी बेनीवाल साहब, स्वागत है। धन्यवाद सैलावत जी। सम्मानित मंच, नौजवान साथियों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं हम लोग कलवाणी जी और कलसानिया जी के संपर्क में आए, उसके बाद हमें एहसास हुआ कि जब सब लोगों ने नेटवर्किंग कर ली अपनी वर्ल्ड वाइड, अंदर खाते सबने अपनी नेटवर्किंग कर रखी है, तो जाट क्यों ना करें। सबने अपने कौम के बारे में सोचा है, तो हम क्यों ना सोचें।
हाँ, हमें हक नहीं है दूसरों को नीचा दिखाने का, पर अपने गौरवशाली इतिहास के ऊपर गर्व करने का हमें पूरा अधिकार है और हमें करना चाहिए। तो इन्होंने जो बीड़ा उठाया है उसके अंदर सबसे पहला इनका जो पॉइंट रहता है अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि हमारी जो संस्कार है और जो बच्चों की सोच है वो उसी से मेल खाती जो उन्होंने पढ़ा हुआ है, जिस चीज पे वो गर्व करें। तो जो जैसा पढ़ेगा या जैसी जानकारी रखेगा वो गर्व महसूस करेगा, तो कोई गंदा काम करने से पहले सोचेगा चार बार। दूसरा, जब सब लोग अपने अपने कौम के लोगों को सहयोग करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो हम क्यों ना बढ़ाएं? हमें किसी से ऐतराज नहीं है, लेकिन दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है किसी को बढ़ने के लिए आगे। एक तो सामने वाला हाथ पकड़ाए, लेकिन आप भी हाथ पकड़ने की कोशिश करो। दूसरा, डिसेंट वे में बढ़ो, आप हो अल्लाह मत करो। आज हमारे पास वहां पे जाट समाज एक बहुत बढ़िया जगह बनी हुई है, एक अच्छा संगठन बना हुआ है, और आज पलसानिया दिन और कलवानिया दिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है हमें। आज हम साउथ इंडिया में हो, ईस्ट इंडिया में हो, वेस्ट इंडिया में हो, कहीं भी हो, किसी भी शहर में अगर जरूरत पड़ती है तो हमें धक्के खाने की जरूरत नहीं है। जस्ट वहां पे ऑथेंटिक कॉन्टेक्ट बन गए हैं तो उनको संपर्क करते हैं कि जी हमारा कोई तकलीफ है, तो हमें आना पड़ेगा क्या? तो बोलते भाई क्या करोगे, 1000 किलोमीटर धक्के खा के बैठे ना। तो ये कहीं कहीं लोगों की कोशिश का ही नतीजा मैं कहूंगा, नॉट ओनली इंडिया के अंदर, आज वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के अंदर अगर हमें कोई दिक्कत है, हमारे किसी भाई को दिक्कत है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उसको पूरा सहयोग करते हैं कलवानिया जी और पलसानिया जी। जरूरी है कि दिक्कत जेन्युइन हो। वैसे तो दिक्कत हर आदमी को होती है कुछ ना कुछ, पर खुद को सॉर्ट आउट करनी पड़ती है। सामने वाला आपको जानकारी देता है, थोड़ा सहयोग कर देगा, तो कोशिश तो खुद को करनी पड़ती है। तो हमें कोशिश करनी है। और ये समाज बैठक 19 मार्च का जो पंचकुला के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसके अंदर विदेशों से भी लोग आएंगे, देश के हर एक राज्य से लोग आएंगे, कारोबारी, व्यापारी, राजनेता भी आएंगे। लेकिन ये एक सामाजिक ताने बांधने के लिए कार्यक्रम हो रहा है, और जितना भी मूवमेंट रहता है वो नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट रहता है, किसी तरह की राजनीतिक बात नहीं होती। और दूसरा, इन लोगों ने अपना कीमती समय नहीं दिया, इन्होंने अपना कीमती जीवन दे रखे हैं। दिन रात, संडे मंडे हॉलीडे लगे रहते हैं। कल इनकी तबीयत खराब होगी तो हॉस्पिटल वाले ने सजेस्ट किया कि भैया एक दिन रेस्ट कर लो और आपको एडमिट होना पड़ेगा। बोले जी एक दिन का चार्ज कर दो, कल आके देखेंगे, आगे हमारा प्रोग्राम है। तो ये संवाद में 19 मार्च के प्रोग्राम के लिए है। और हमें जैसे साउथ इंडिया के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था, वहां भी हर आदमी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। वहां भी हमारे आदमी बहुत कामयाब है। जो भी काम उन्होंने किया, किसी ने किराने की दुकान कर रखी है, किसी ने गाड़ियों का व्यापार कर रखा है, किसी ने स्टोन का व्यापार कर रखा है, कोई सोने चांदी का व्यापार भी कर रहा है। लेकिन हमारी कौम बहुत मेहनती है, जहां भी जाती है वो मेहनत करके अपना लोहा बनवा लेती है। साउथ में ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहां हमारे लोग कामयाब ना हो, अच्छे पाए गए, मोटे व्यापारी बने हुए। तो उन्होंने सबने कहा कि मतलब जो है ना, सबने जो बेंगलोर का प्रोग्राम था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और बहुत सक्सेस प्रोग्राम हुआ था। वहां पे जितनी भीड़ ऑडिटोरियम के अंदर थी उससे 2 गुना बाहर खड़ी थी रोड के ऊपर। तो लोगों के अंदर अपनी कौम के प्रति बहुत लगाव है। अब हमारे एरिया में प्रोग्राम हो रहा है, जाटों की धरती, जाटों के एरिया में प्रोग्राम हो रहा है। इसे हमें ग्रांड सक्सेस बनाना है कि हाँ अब जाट जागे हैं, और सभी भाइयों का हाथ पकड़ के उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेगा। और एक खास बात मैं बोलूंगा कि जिसको कोई रोक नहीं सकता ना, उसको पॉलिटिकल पार्टियां बदनाम करने की कोशिश करती हैं। तो ये देखिए भाई ये इन्होंने गलत क्या किया है, कभी भी किसी के बारे में कोई बात होगा, ये हमारे को अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, अच्छी कनेक्टिविटी दे रही है, अच्छी सोच दे रहे हैं। तो हमें दूसरे की ना सुन के और अपने विवेक से काम लेना है। लोग बदनाम करेंगे
लेकिन एक कनेक्ट कर रहे हैं जाट जाति को वर्ल्ड वाइड। तो हमें पूरा सहयोग करना है। हमारे लिए प्रोग्राम है, उसको धाकड़ प्रोग्राम बनाना है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद खनीवाल साहब। और अच्छी बात रही कि जो हमारा पंचकूला की धरती है, इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के अंदर कार्यक्रम है। मेरे ख्याल से वहाँ 2-2.5 हजार आदमियों की बैठने की व्यवस्था है, क्योंकि हमारा एक कार्यक्रम था पहले वहाँ पर। और करीबन मुझे जो लगता है जिस प्रकार से हमारी समाज बैठकें चल रही है, पलसानिया जी कलवाड़िया जी मेहनत करें, करीबन 15 से 20 हजार लोग वहाँ पहुंचने की आशंका है कि हमें बाहर खुले में टेंट ना लगाना पड़ जाए, क्योंकि बांगर की धरती से भी बहुत सारे साथी जाएंगे। और हमारे बीच में चेयरमैन साहब बैठे हैं कालाराम जी, हम चाहते हैं आप भी आए और अपने विचार करें। अनिल जी, मास्टर प्रदीप जी हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी स्वागत है। चेयरमैन साहब। सम्मानित मंच, हमारे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, भाई BS कलवानिया, BS भाई रामद्वार पलसानिया, ये भाइयों से 15 दिन पहले भी मिले थे हम रोजखेड़ा गांव में। और उसका भाइयों को मेरी बात थोड़ी बुरी लगी हो, मैंने सबर से क्लियर ही बात कह दी थी, उसके लिए तो माफी चाहते हैं अगर माइंड करके हो। लेकिन एक और कहते हैं भी हमारे जो जाट नेता हो ना, इनसे जरूर पूछा करो, हमारा खड़े हो गए थे आई में नहीं, वो भाषण देकर जाओगे, हम कर देंगे अजी मौके पर जाओगे, कुछ नहीं मानता भाई। तो यही विचार है। तकरीबन इसमें बता रखे सारे नेता ही जाट नेता ही, सदा आदमी को कभी जाओ तकरीबन जाओ नेता ही। तो नेता में बंद कर जाओ भाई, अपने समाज में जो कह के जाओ नीच पर खड़े उतरे हैं। मैं कह के हमारा 76 की बात बताऊंगा आपने। हमारे नेता क्या खड़ा होकर भाषण दिया जाता है के बाद भी कर ले हैं और कड़े नौकरी लगेंगे, क्या करेंगे बोला, पढ़ते को नहीं, इंजीनियर नहीं पढ़ते, डॉक्टर नहीं पढ़ते, पर डॉक्टर इंजीनियर जब बनाएंगे तो थोड़ा स्कूल कॉलेज होंगे इनके है तो को नहीं। कॉलेज भी फिर हमारा नेता ने बना दिया ग्रेजुएशन वाला। तो हमारी बात के जिंदा कड़वी लगी हो भाई, हमारा तो ये सजा हुआ है बेहतर पूछा जरूर करो, आप वादा करके आओ नहीं पूरा करा नहीं करा, ये जरूर करिए भाई। धन्यवाद। बिल्कुल, जब तक शिक्षा के क्षेत्र में हमारे साथी आगे नहीं बढ़ेंगे हम नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से जो राजनीतिक व्यक्ति होता है, उसके जिसके दिल में टीच होगी ना, जो अपने आप को जाट समझता होगा, वो इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचेगा। वही जाट जिसके मन में है कि हम अपने समाज को, किसान साथियों को आगे किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो वो जाट नेता जरूर पहुंचेंगे। और जब जाट संसद चल रही होती है, जाट अधिवेशन जो हमारा कार्यक्रम होगा, तो वही लोग पहुंचेंगे जिनके मन में टीस है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं। थोड़ी आवाज बढ़ाता हूं। हेलो हेलो हेलो, बट ठीक है हेलो। तो इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर इस कार्यक्रम को जाट जो हमारा अधिवेशन पंचकूला में है उसको सफल जरूर करेंगे। अजमेर वकील जी हैं, हम चाहते हैं कि जो वक्त यहाँ पर सुनने के लिए हमारे दवंदर जो साथी आए, हमारे योद्धा आए हुए BS कलवाड़िया जी, पलसानिया जी, सुनने के लिए हम आए हैं। और 2-2 मिनट मैं चाहूंगा साथी अजमेर वकील जी आए और अपने विचार रखें। आदरणीय सम्मानियों, हमारे भाई BS कलवानिया, राम अवतार पलसानिया जी और मेरे समाज के सभी जाट बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, हमने भी इन भाइयों का एक प्रोग्राम था, इनका तो क्या हमारा इधर पानीपत में गए थे, वहाँ भी एक बहुत बढ़िया आयोजन किया गया था। और हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई थी कि हमारे ये दोनों युवा भाई हमारे पूरे जाट समाज को जोड़ने के लिए, जागृत करने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। और इनके प्रयासों को हमें भी फूल चढ़ाने चाहिए, इनकी बातों पर अमल करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। आज भले ही हमारे जैसे भाई साहब ने कहा था गैदरिंग कम हो, लेकिन एरिया के प्रबुद्ध लोग यहाँ पर आए हुए हैं। साथियों, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे समाज का जो इतिहास है वो बहुत फैला हुआ है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, योद्धाओं का क्षेत्र हो, किसी भी फील्ड में या खेलों का हो, हमारे समाज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज जो कमी आई है, बैक पुलिंग की, टांग खिंचाई की, कि हम हर वक्त कहीं कहीं राजनीति में उलझे रहते हैं,
कोई प्रधानी में उलझा रहता है, कोई किसी चीज में उलझा रहता है। इन चीजों को छोड़कर जब हमारी जाति की बात आई, इन सब चीजों को पीछे छोड़ करके हमें एकजुट होकर के रहना चाहिए। हमारे जैसे जब बात सुनाई थी भाइयों ने कि यहाँ पर किसी पंडितों की धर्मशाला है और सबकी धर्मशाला है, हमारा नहीं है, तो हमारी को आइडेंटिटी ऐसी, हमारी धर्मशाला को जाट नाम से संस्था जरूर होनी चाहिए। हम ये भी कहते रहते हैं कि जाट देने वाला, देखो समय के साथ परिवर्तन होता है। पहले खेती का था सारा सिस्टम, हमारी कौम मेहनत कश कौम थी, काम करते थे, दूसरे जितने थे वो हमारी तरफ देखते थे। आज बदल चुका है सिस्टम, इसलिए उस सिस्टम में बदलने पर हमें भी बदलना होगा। हमें भी अपने बच्चों को एजुकेशन में ढाल करके और पॉलिटिक्स में, आज देश की जो सबसे बड़ी पावर है पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में अपना प्रभाव दिखाने के लिए हमें समय समय पर एकजुट होने की जरूरत है। पॉलिटिक्स लोग उन्हीं लोगों को तवज्जो देते हैं जिनका वोट तकरीबन इकट्ठा पड़ता है, और हमारे बारे में तकरीबन ये कहा जाता है कि इस कौम का वोट तो अपने आप डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें भी इन पॉलिटिक्स लोगों के ऊपर एक डर पैदा करना पड़ेगा कि इस कौम के लोग भी इकट्ठे होकर के हमें सत्ता से बाहर कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, इतना ही कहूंगा साथियों, हर चीज को भुला करके जब कौम की बात आए, मैंने वहां भी कही थी एक बात, गद्दारी करनी नहीं चाहिए, लेकिन कौम का गद्दार तो कभी नहीं होना चाहिए। और जब कौम की बात हुए, हमें हर एक चीज को पीछे छोड़ करके हुए एकजुट होकर के अपनी कौम के लिए लड़ना चाहिए। धन्यवाद। जय जाट समाज। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। डॉक्टर सिक्की नैन चौकल 2 मिनट अपने विचार रखें, क्योंकि कार्यक्रम को थोड़ा सा हम ज्यादा लंबा ना करें, और 2 साथी और बचे हैं, फिर हम जिनको सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि कार्यक्रम की तैयारी किस प्रकार की चल रही है, पूरा देश का भ्रमण कर रहे हैं, उनको जरूर सुनेंगे। डॉक्टर सिक्किम नैन। जय जाट। आदरणीय सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मीडिया कर्मी, पहले तो मैं जो जाट योद्धा है उनका बांगर की धरती पे आने पर, पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारी धरती आपका स्वागत करती है। आप एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं और अच्छी बात है। आप लोगों से शिक्षा लेंगे, आने वाले टाइम में हमारे जो और बच्चे हैं उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसमें अपनी जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, हमारे लोगों में सबसे बड़ी समस्या है टांग खिंचाई। ये एक कड़वी सच्चाई है। हम किसी को बढ़ता नहीं देख सकते। हम पार्टियों में बटे हुए हैं, हम खापों में बटे हुए हैं, प्रधानों में बटे हुए हैं, यानी हम कह सकते हैं कि हम कितने मुद्दों और कितने वर्गों में बटे हुए हैं। जहां समाज की बात आए, यदि हम एक मंच में एक योग्य इंसान को उसको उसकी मंजिल के साथ उसको पहुंचाने में सहायता करते हैं, तो मुझे लगता है हमें हाथ से हाथ जोड़ के उसको उसकी मंजिल देनी चाहिए, ना कि टांग खिंचाई करनी चाहिए। दूसरी बात, आज हम देवता नहीं रहे, ये एक कड़वी सच्चाई है। इस लंबी चौड़ी बात पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आज हमारे बुजुर्ग जो हमें देकर गए थे, हम उससे काफी पीछे हैं। आज जाट देवता नहीं देवता हो गया है। हमें अपने जाट कौम को जगह जगह मरते देखा है, कटते देखा है, और एक दूसरे को मतलब टांग खिंचाई करते देखा है। मैं चाहती हूँ मेरा समाज सबसे पहले यदि एक हो तो हमारा मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, क्योंकि हम योद्धा कौम से हैं, पर हम कहीं एक दूसरे में बढ़ चुके हैं। इस शक्ति को कैसे इकट्ठा करें, इस बारे में एक बैठक हो, और ज्यादा नहीं तो उजाड़ा के धरातल के लोगों से मैं निवेदन करूंगी, आने वाले टाइम में जब मौका मिले आपको, सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन पर काम करिए, और घर की बही और काका लिखिया अपना एक नेता बनाइए, ऐसा नेता जो टिकाऊ हो, बिकाऊ ना हो, क्योंकि हमारे अंदर आज भी गद्दार है। और लगता किसी लोगों को मेरी बात कड़वी भी लगे, सबसे पहले गद्दारी हम अपनी कौम से करते हैं, ये कड़वी सच्चाई है। और मैंने ये चीज राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे भी फेस की है, किसान आंदोलन के अंदर भी मैंने फेस की है, और जहां आज हम लड़ रहे हैं जिस मैदान में, वहां भी फेस की है। मैं एक ही बात कहती हूँ, आप किसी भी पार्टी में रहिए, किसी भी संगठन में रहिए, आप कहीं भी रहिए, पर जहां मुद्दा हो जाटों का, तो एक मुट्ठी के दम पे ये एहसास करा देना चाहिए हमें हर मैदान में
कि यदि हमारी कौम के ऊपर उंगली उठी तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम योद्धा कौम से हैं। हमारी रगों का जो खून है मुझे लगता है आजकल पानी हो गया, और ये कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार कीजिए। बार बार हम योद्धाओं के नाम पे अपने आप को नहीं बचा सकते। आज आप समाज को क्या दे रहे हो, आने वाली पीढ़ियों को आप क्या दे के जाओगे? कभी विचार किया आपने? हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। यदि यही हालात रहे, हमारे पास ना खेत बचेंगे, ना खेड़े बचेंगे, और ना हम बचेंगे, क्योंकि आज लड़ाई हमारी नस्ल और फसल की है। जो आज सत्ता पे काबिज है, उन लोगों ने हमारा बिल्कुल सफाया करने का एक प्रण लिया है। आप भी अंदर खाते ऐसी मीटिंग करें, ऐसा एक बैकग्राउंड तैयार करें कि हमारे हर इलाके में हमारे मजबूत योद्धा हो, जो हमारी कौम को एक वैसा दिशा के साथ प्लेटफॉर्म पे। और दूसरी बात, हमें आज भी इस चीज का गर्व है, हमने कभी किसी समाज का शोषण नहीं किया, क्योंकि हम 37 की 37 जातों के साथ लेके चलते हैं। पर राजनीति ने हमें अलग अलग प्लेटफार्मों में बांट दिया है। उस प्लेटफार्म को हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके साथी हैं। आप जैसी लड़ाका कौम कोई नहीं है जो इस प्रशासन और इस शासन के सामने लड़ सके। यदि किसी ने मोदी का रथ रोका है तो वो भी आप जाट कौम हो, क्योंकि सरकार ने बार बार कहा है कि ये तो किसान नहीं, ये जाट है। यानी उनको अंदर खाते पता है कि आपकी आंखों में आंखें डालने का हक, और यदि ताकत है तो योद्धा है तो वो जाट है। आज भी डरते हैं। बस मैं एक ही बात कहूंगी कि अपने परिवार को, अपने समाज को, सबसे पहले अपने परिवार को मजबूत कीजिए, अपने ब्लॉक को मजबूत कीजिए, अपनी खेड़े को, जो खेड़े खाप और जो खेत थे उनको जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, दोबारा जहां से हमारे बुजुर्गों ने हमें इस तरफ भेजा था, दोबारा से हमें वहीं लौटना होगा। खेड़ा खाप और खेत, यदि हम ये 3 चीजों को मजबूत कर पाए तो आने वाले टाइम में दोबारा से जाटों का परचम इस दुनिया में लहराएगा, और इस सत्ता को हम बदल के रख देंगे। दोबारा से हमारा कब्जा होगा और पूरी दुनिया हमारी तरफ देखेगी, और दोबारा से एक भगत सिंह के सपनों का जो भारत था शायद हम बना पाए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिक्किम जी। और आपने एक बड़ी बात कही कि जाति के जितने भी नेता हैं उनको राजनीति से ऊपर उठकर, कम से कम जब हमारी जात के ऊपर, कौम के ऊपर बात आती है तो कहीं ना कहीं वहां पर हमें एक हो जाना चाहिए, और हमें टांग ना खींचकर, उंगली पकड़कर आना चाहिए। और हम इस सिस्टम जो आज बातचीत चल रही है कि कहीं ना कहीं वो जाना कि इस बांगर की धरती पर एक जाट समाज परिवार के नाम से तो होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय जो हमारा जाट संसद है उसकी कहीं ना कहीं कमेटी होनी चाहिए, ताकि महीने 20 दिन में हम बैठकर अपने गिले शिकवे दूर करें, और किसी साथी को सहयोग की कोई जरूरत हो तो वो सहयोग करें। और हम बिल्कुल आश्वासन देते हैं दोनों भाइयों को कि ऐसा हम करेंगे, और बांगर की धरती के ऊपर जाट परिवार को मजबूत करने का काम करेंगे। वीरेंद्र जी सिंगलाना हमारे बीच बैठे हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। 2 मिनट आप अपने विचार रखिए। वीरेंद्र जी। आज हमारे न्योता देने के लिए जो 2 अतिथि आए हैं, PS कालवानिया, राम अवतार पसानिया जी, मैं इनका यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जितने भी बुजुर्ग, हमारे युवा साथी और समाज के अलग अलग जो भी, जहाँ से, गांव से, मंडी से, जहां से भी पहुंचे हैं, इनका भी यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। बात जहां जितनी कुर्सी पर हमारी जो कमेटी जिसने ये आयोजन किया है, सुरेश नसार जी, वह जगरूप पत्रकार जी, साथ में इनकी टीम, इनने जो हौसला बढ़ाया एक प्रोग्राम में, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए करता हूं क्योंकि 19 मार्च को जो जाट अधिवेशन पंचकूला में हो रहा है, इसके लिए हमारे जो अतिथिगण बुलाए गए हैं, ये भी एक साहस की बात है। कल बैठे थे, बोले कदे वीडियो धर्मशाला में न्यूनता तो हजारों आदमी दे रखे है, लेकिन आने की हिम्मत को रखते सोचा तो 1000 एक हो जाए, या सभी समाज के लोग जब एक होकर काम कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करते? सभी साथियों से
यही अनुरोध है कि न्योंदा है जे नहीं तो यो न्योंदा को ब्याह खुली शादी खुली इकट्ठा होने का न्योंदा है। एक साथी को न्योंदा मिला तो उसने 3-4 साथी कर ले जाने चाहिए। जब मानांगे भाई जाट समाज इकट्ठा होगा, न्योंदा दे रखे आम 3 आदमी है, 5 आदमी है, हजारों आदमी न्योंदा दे रखे। कल बैठे थे हजारों कार्ड कट के और 200-300 फोन भी हो गए। फिर तो बोलिया भीड़ होगी भाई। कुर्सी वाला टेंट वाला भी कहा बड़े फालतू ले आइए भाई कुर्सी, बाकी चुकरता धर्मशाला खुल लिए बैठने उठने जगह है। लेकिन जिस तरह न्योंदा आने के बाद में अपने काम में उलझा रहता है तो समाज मजबूत कैसे होगा? समाज मजबूत तभी होगा न्योंदा आने के बाद। जी एक सदन चेयरमैन का न्योंदा दे दिया 10 आदमी लेगा हुआ खुशी होगी, फिर तो मैं मानूंगा। तो इस तरह का प्रोग्राम जब भी मजबूत होगा, जब हमारा संगठन मजबूत होगा, जब हम सब साथी मिलकर सारे मिलकर एक काम करांगे, इकट्ठे होंगे, एक आवाज में चलेंगे। और समाज का इकट्ठा होना भी जरूरी है। जब समाज इकट्ठा जब भी माना जाएगा, जब हमारी शिक्षा आगे बढ़ेगी, जब हमारे बालक डॉक्टर बनेंगे, जब यहाँ जाट धर्मशाला का प्रोग्राम होगा। बलावा तो चैसा ने आवे 50 बता कर धर्मशाला बनेगी। सारे लगे रहे रुपये कमाने पर, रुपये धंधा करा, दुकान में बैठे हूँ, खेती में गुजरा हूँ। जब समाज का प्रोग्राम 1 साल में 2 प्रोग्राम हुए होनी, अच्छे 2 प्रोग्रामों में सारे साथी टेम निकाल के आए हैं तो बड़ी खुशी की बात हुआ है। मैं तो राम अवतार पलसानिया जी, अपने PS कलवानिया जी से मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि इतनी दूर दूर कर आया है। इन्हें जयपुर में प्रोग्राम किया है, कर्नाटक में प्रोग्राम किया है, पंचकुला में प्रोग्राम करता है। ये भी तो टेम निकाला, इनका भी तो काम चलता हुआ लगता, तो इनका भी चलता हुआ। तुम क्यों नहीं अपनाए इस बात में? जब एक तरीका की बात है, जय कोई राजनीति की बात नहीं है, कोई और समाज की बात नहीं है। जब जाट समाज की बात है तो सबको एक होना चाहिए। और 19 तारीख मार्च का इनका जो प्रोग्राम है उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। जब ये काम चलेगा, उचाना मरवा इकट्ठे है 90 हल्का में सबसे बड़ा हल्का है, सबसे ज्यादा गांव है और जाट बाहुल्य क्षेत्र है। फिर भी हमारे ना अड़ेवा में कोई धर्मशाला है, ना उचाना में कोई धर्मशाला है। और सब का ऐसा नहीं है भाई कमजोर हैं, बड़े बड़े जमींदार भी हैं, सबका जुगाड़ बढ़िया है। लेकिन आकांड की मत कीजिए कि नहीं जे एक आदमी आकांड लायक जगह रखने दिखे तो राजनीति का तरफ है। राजनीति तो बचत का टाइम की है, करी जावे जिस पर कर लो, नहीं करी जावे नहीं करो। लेकिन समाज का तरफ सभी भाइयों से अनुरोध है, सभी साथियों से अनुरोध है, हमारे बुजुर्गों से अनुरोध है भाई एक होने खातर एक लंगर पीढ़ जो एक हो जो। यदि आपका काम चलाना है तो नहीं पाछे देखा था जो आंदोलन हो गया था, जाट आंदोलन कितना सिस्टम खराब हो गया था। रायत ने टर्न लग गए थे, बोले बैंड किया हुआ 35 एक के नारे ला दिए, कुछ कर दिया। तो इस करके हमारा तो एक अनुरोध है, हमारे जो अतिथिगण आए हैं इनका न्योता स्वीकार करें। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। और अच्छी बात है कि आपने जो अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के माध्यम से राष्ट्रीय जाट अधिवेशन पंचकुला के अंदर 19 मार्च को होने जा रहा है। मैं एक और जानकारी दे दूं, वहां हमारा एक जाटों का ग्रुप बना हुआ है जी। हमारा जाट महिला जाट एकता मंच के नाम से ग्रुप है जिसमें 151 महिलाएं हैं। वो ऑलरेडी इस कार्यक्रम की तैयारी पे जुटी हुई है और हमारे ग्रुप में भी जोड़ रखी है उनकी तैयारी पे। आप जितने साथी पुरुष पहुंचेंगे उतनी ही महिलाएं वहां पंचकुला और चंडीगढ़ में रहती वो भी वहां पहुंचने का काम करेंगे, क्योंकि मैं पंचकुला ही रहता हूं। हमने मीटिंग भी की थी अभी पीछे उनकी, और किस प्रकार व्यवस्था कर सकते हैं, किस प्रकार अच्छे से हम बाहर से आए हुए जाट भाइयों का स्वागत कर सकते हैं, चाहे वो तिलक लगाने की बात और लगाने की, इस प्रकार की व्यवस्था ऑलरेडी कर रहे हैं। तो जिनका इंतजार था, जिनके लिए हम यहाँ बैठे हैं, न्योता देने के लिए आए हैं, सबसे पहले PS कलवानिया जी आइए, संयोजक अंतरराष्ट्रीय जाट संसद। जोरदार तालियां खड़े होकर स्वागत करो भाइयों का, इतनी दूर से हमारे बीच आए, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत है कलवानिया जी आपका। सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। इस बांगड़ की वीर भूमि पर आप लोगों ने एकजुट होकर
शानदार और जानदार इस संवाद बैठक का आयोजन रखा। मंच पर विराजमान इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के संयोजक और मेरे अजीज खास मित्र रामोतार पलसानिया जी, सुबेश सिंह जी पूनिया साहब, पूर्व विधायक सतवीर जी खेड़ा साहब के जो प्रधान जो बोल के चले गए, काला चेयरमैन जी, बलवान सिंह जी जो अहमदाबाद से चल के आए हैं, अनिल जागलाल जी, अनिल बेनीवाल जी जो पिछले 3-4 दिन से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं, वीरेंद्र जी, अजमेर जी, चांदीराम जी, मंगल सिंह जी, सुबेर सिंह जी, विजय कुंडू जी, अनिल बेनीवाल जी, सिक्किम नेट जी और इस बैठक का आयोजन करने वाले सुरेश जी और जगरूप शेरव जी सहित आप सबका मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा उद्देश्य अपने समाज की कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और जो हमारा गौरवशाली जाट इतिहास है उसे किस तरीके से युवा पीढ़ी के बीच में जन जन तक पहुंचाया जाए, इसी उद्देश्य को लेकर इस इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का गठन 2010 में जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तब किया था और तभी से निरंतर एक मिशन के रूप में जितना भी संभव हो पा रहा है यथासंभव हमेशा अपनी कौम को संगठित करने के लिए, एकजुट करने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। जब से हम समझने लगे, एक बात हमेशा सुनने को मिलती कि जाट कभी संगठित नहीं हो सकते, ये कौम कभी एकजुट नहीं हो सकती। लेकिन हमने सोचा क्यों न एक प्रयास किया जाए कि मेरी कौम को संगठित किया जाए और पिछले 8 से 10 साल के अंदर अपने समाज के अंदर एक निराशा भरा माहौल, जिसे हम नेगेटिविटी कह सकते हैं, वो फैलने लगी और उसके साथ साथ में मेरे समाज के लोगों ने व्यक्तिगत रूप से तो इतनी तरक्की की जिसकी हम सबको गर्व और गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन व्यक्तिगत तरक्की के साथ में हम सब लोग सामाजिक एकता के ताने बाने को हम खात्मे की ओर लेके चले गए और हम एक दूसरे की जिस तरीके से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम टांग खिंचाई करने लग गए। और आज आप लोग सोचिए, इस टांग खिंचाई का नतीजा अगर हम देखें, और एक कहावत है कि अगर किसी कौम को अगर कमजोर करना हो या खत्म करना हो तो उसकी राजनीतिक ताकत को खत्म कर दो, कौम अपने आप खत्म हो जाएगी। आज इस देश की कैबिनेट के अंदर आप लोग देखिए, जहां से हमारी देश की दशा और दिशा तय होती थी, उस कैबिनेट के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं है। हेलो, तो आज आप लोग सोचिए कि हमारे देश की कैबिनेट के अंदर नहीं है, जहां से अपनी कौम का भविष्य लिखा जाना तय होता है। भविष्य की 25-30 साल बाद की रणनीति तय होती है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। वहां अपनी कौम का एक भी व्यक्ति नहीं है। इससे पहले चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, ताऊ देवीलाल जी ने किंग मेकर की भूमिका निभाई, चौधरी बलराम जाखड़ साहब लोकसभा के स्पीकर रहे, विदेश मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री हमारे समाज के लोग रहे। लेकिन आज मेरा समाज राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से बिखराव की उस चौखट में जाके खड़ा हो गया कि आज हमारा समाज हाशिए की तरफ आगे बढ़ चुका। इसीलिए हम सबको एक प्रयास करके सामूहिक रूप से संगठित होना होगा और राजनीतिक पार्टियों के लोगों को इस बात का एहसास कराना पड़ेगा कि हम केवल राजनीतिक पार्टियों के दुपट्टे और झंडे के नीचे नहीं, हम हमारी कौम के झंडे और डंडे के नीचे अपने आप को महफूज समझते हैं, अपने आप को कुछ नसीब समझते हैं। जिस तरीके से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारे समाज के हक और अधिकार के लिए हम सबको संगठित होना होगा, एकजुट होना होगा। और सामाजिक कुरीतियों की मैं बात करूं, वो भी आजकल मेरी समाज की युवा पीढ़ी में चाहे नशे की प्रवृत्ति हो, चाहे अपराधी जो गैंगस्टर जो लोग हैं उन्हें आइडल मानने की परंपरा बन गई है। जबकि हमारे आइडल चौधरी छोटूराम जी, चौधरी चरण सिंह जी, ताऊ देवीलाल जी, महाराजा रणजीत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी जैसे लोग होने चाहिए। अपराधी और गैंगस्टर लोगों को हमें आइडल मानने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा यही उद्देश्य है कि हमारी कौम के इतिहास को युवा पीढ़ी के बीच लेके जाए। बहुत से लोग कहते हैं केवल बात करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन करनी और करने में फर्क होता है। प्रयास हम सबको करना पड़ेगा
और प्रयास करते हुए मुझे खुशी है कि 13 मई 2018 को पहले महाराजा सूरजमल के गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया था। और अब एक बार फिर अखंड भारत के महानायक चौधरी छोटूराम जी के महानतम जीवन को युवा पीढ़ी और समाज के बीच लेके जाने के प्रयास से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है, जो आगामी 19 मार्च को पंचकुला चंडीगढ़ के अंदर उसका रिलीज किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे समाज की जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके खात्मे के लिए भी हम सब लोग एकजुट होकर प्रयास करेंगे कि हमारा समाज आज सामाजिक कुरीतियों के बेड़ियों के अंदर जकड़ता जा रहा है। हम सबको मिलके एकजुट होकर और संगठित होना होगा और सामाजिक कुरीतियों के खात्मे के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में जो राजनीतिक रूप से हमारे समाज के लोग हैं वो एक दूसरे की पार्टी के लोग आपस के अंदर एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे हैं, उन सबको एक मंच और एक जायजा पर लाने का प्रयास भी हम सबको करना पड़ेगा। बहुत से लोग इस बात से वाकिफ नहीं रहते क्योंकि मेरे उच्चारण के सारे परिवार के मौजूद लोग बैठे हैं। हमारी तरफ से सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाने का हमेशा प्रयास रहता है और जहां तक संभव होता है हम दोनों व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने का काम करते हैं। आज हमारे समाज के चाहे पूरे देश के अंदर जो लीडरशिप करने वाले नेता हैं, लगभग हर व्यक्ति को, हर लीडर को हम सब आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं। कल शाम को हमने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी हमने आमंत्रित किया है, ओम प्रकाश चौटाला जी को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को भी आमंत्रित किया है। बाकी जितने भी लीडर्स हैं उनको भी हम लोग आगामी समय में समय पर हमारा उनसे कोऑर्डिनेट करके हम सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित करते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने व्यक्तिगत कारणों के कारण कई बार कार्यक्रम में नहीं आते और वो लोग उनके लोग फिर ये बात कहते हैं कि उसे बुलाया नहीं गया होगा, जबकि असलियत के अंदर ऐसा जब हम पूरे दुनिया के जाटों को संगठित करने का प्रयास करेंगे तो इतनी मानसिकता छोटी हम सबको नहीं रखनी चाहिए कि हम किसी नेता को छोड़ दें। इसलिए हमारा एक प्रयास है, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से हम सबको, हमारी कौम को जो निराशा के भाव में चली गई है उसे फिर से एकजुट करके, संगठित करके और जो भविष्य के अंदर हमारे सामने जो चुनौती आने वाली है उनसे किस तरीके से दूर किया जाए उसके ऊपर चिंतन और मनन करने का एक कार्यक्रम है। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आप सब लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना और मान और सम्मान दिया, उससे मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग एकजुट और संगठित होकर 19 मार्च के कार्यक्रम के आप लोग आयोजक और संयोजक बनके प्रत्येक व्यक्ति कलवानियां और पलसानियां बढ़के इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। हम तो एक माध्यम है, किसी न किसी व्यक्ति को आगे आना पड़ता है कि कोई न कोई कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन जब तक समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति अगर अपनी योगदान और भूमिका नहीं निभाएगा, मैं मानता हूं वो कार्यक्रम सफल नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर हमारे समाज की संख्या नगण्य मानी जाती है साउथ इंडिया के अंदर, बलवान सिंह जी, अनिल जी और सारे लोग गवाह है, अनिल जागनाथ जी भी गवाह है, सुरेश पंगाल जी भी उस कार्यक्रम में थे। आप लोग देखिए कि मेरे समाज की ताकत साउथ इंडिया में भी है। बेंगलोर के अंदर 7 से 8 हजार परिवार हमारे समाज के लोग रहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता। हैदराबाद के अंदर भी हमारे समाज के लोग हैं, तिरुपति में भी जाट समाज के 2 भवन पड़े हुए हैं, चेन्नई के अंदर भी हमारे समाज के लोग हैं। अब बस हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आके एकजुट होकर पूरे देश और दुनिया में संदेश देना पड़ेगा कि मेरी को अब टांग खींचने की बजाय अपने भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए हाथ खींचने का प्रयास करेंगे। मेरा आज बोलने का तो काफी मन था, लेकिन गला खराब है, इस चक्कर में मैं आप सबका ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि 19 मार्च के कार्यक्रम के आप सब लोग आयोजक और संयोजक बनकर उस कार्यक्रम को सफल बनाए। जिस तरीके से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि कार्यक्रम से पहले यूं लगता है कि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, आ जाएगी, लेकिन अंतिम समय में कई व्यक्तियों के व्यक्तिगत काम हो जाते हैं और इस कारण उनकी इच्छा होते हुए वो नहीं आ पाते। लेकिन इस कार्यक्रम में इस बार हरियाणा प्रदेश
मेहमान की भूमिका में नहीं होकर मेजबान की भूमिका में है। तो आयोजक और संयोजक बन के एक मेजबान की भूमिका निभाते हुए हम सबको मिलके जो देश और दुनिया का जाट समाज जब पंचकुला चंडीगढ़ में एकत्रित होगा तो मैं मानता हूं कि हम सबको मिलके एक ऐसा शानदार और संदेश हम सबको देना होगा और जो सत्ता में बैठे लोगों को भी पता चले कि ये कौम जाट को आपस में टांग खींचना बंद करके ये भाईचारे के साथ में आगे बढ़ने के रास्ते पे चल चुकी है। और जब आगे बढ़ेंगे एकजुट होंगे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो चौधरी छोटू राम जी, चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल का जो दौर पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा था फिर से वो इतिहास बढ़ सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय जाट समाज। बहुत बहुत धन्यवाद PS कलवाड़िया जी, आपने बड़े ही विस्तृत रूप से कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया। अब हम इनवाइट करते हैं राम अवतार पलसानिया जी को और वो विस्तृत रूप से जानकारी दें। जोरदार तालियां से स्वागत राम अवतार पलसानिया जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जिस पावन और पवित्र भूमि पर आज समाज की चिंताओं के लिए भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और जिन महापुरुषों के गौरवशाली अतीत को इस मंच के माध्यम से हम बताने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले मेरे कौम के महापुरुषों के जयकारे लगवाना चाहता हूं कि जोरदार जयकारे लगा करके इस बांगर की धरती में जो दूर दराज के ग्रामीण अंचल के जो मेरी बिरादरी के मौजूद और प्रतिष्ठित लोग जो अपने घरों में बैठे हैं वहां तक की आवाज जानी चाहिए कि बांगर के जो मौजूद और प्रतिष्ठित लोग उचाना के इस भवन में इकट्ठे हुए हैं, वो समाज की चिंताओं को लेकर के इकट्ठे हुए हैं। दीन बंधु रहे बरियादर चौधरी सर छोटू राम अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, महाराजा सूरजमल अमर रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक पूनिया जी, सतवीर जी, हमारे बड़े भाई और यहाँ के चेयरमैन काला चेयरमैन जी, पिछले 4-5 दिनों से इस संघर्ष के दौर में हमारे साथ चल रहे हमारे भाई अनिल बेनीवाल जी अहमदाबाद, और आज से इस संघर्ष को फिर से नया कारवा देने के लिए अहमदाबाद से हमारे बड़े भाई आए हैं, चौधरी बलवान सिंह जी, वीरेंद्र जी, अजमेर जी, वकील साहब, चांदीराम जी, मंगल सिंह जी, सुमेर सिंह जी, विजय कुंडू जी, सज्जन सिंह जी चेयरमैन, अनिल बेनीवाल जी, डॉक्टर शीतम जी और सभी तमाम उचाना और आसपास के ग्रामीण अंचल से समाज के मौजूद और प्रतिष्ठित लोग यहाँ पधारे। आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से साधुवाद और अभिनंदन है। लगभग आप सब लोगों को पता चल चुका है कि किस उद्देश्य को लेकर के हम आज आप लोगों के बीच में आए हैं, लेकिन मैं उस उद्देश्य पर जाऊं उससे पूर्व कुछ बातें आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूं कि समाज की पीड़ाएं, समाज की स्थिति और परिस्थितियों पर चिंताएं तो हम सब व्यक्त करते हैं, लेकिन जब उन पर चलने की बात आए, उन पर जीने के लिए जब बात आए, तो अभी भाई जगरूप सिंह जी ने और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जब कोई गुलदस्ता कोई जाजम सस्ती है तो उस मौके पर मेरे समाज के लोग छिटक करके खड़े हो जाते हैं। बड़ी पीड़ाएं हैं, संघर्ष का दौर है, समाज बड़े संकट से गुजर रहा है। आप सब लोगों को पता है कि आजादी से पूर्व
और आजादी के बाद मेरे समाज के महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया है, लेकिन हमें कभी इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी कि आजादी के 75 साल होते होते जाट समाज किसी चौक चौराहे पर आकर के खड़ा हो जाएगा। और जो लोग, जिन लोगों को हम पद प्रतिष्ठाएं दे करके, चाहे प्रदेश की सरकारें हो चाहे देश की सरकारें हो, जिन लोगों को मेरे कौम के लोग व्यवस्थाएं देने का काम करते थे, आज वो भीख का कटोरा लेकर के चाक चौराहे पर वो कौम खड़ी है। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बड़ी पीड़ाएं हैं। जब हम राजस्थान विश्वविद्यालय में हायर एजुकेशन के लिए आए और जब सामाजिक और राजनीतिक रूप से इन परिस्थितियों को समझने लगे और जब उस दौर को हमने पढ़ा, क्योंकि समाज के बहुत से मोजीज और प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने चौधरी चरण सिंह और देवीलाल जी के दौर को देखा होगा, लेकिन हमने किताब में बड़े बुजुर्गों से उस दौर को सुना और महसूस किया है कि वो दौर समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने वाला दौर रहा है। लेकिन आज हालात विपरीत परिस्थितियों में है। अगर वक्त रहते समय की नजाकत को समझते हुए हमें फिर से एक मंच पर नहीं आए तो आने वाली पीढ़ियां कभी आपको माफ नहीं कर पाएगी। मंच के माध्यम से चौधरी चरण सिंह, छोटूराम, ताऊ देवीलाल, बाबा महेंद्र सिंह टिके का बड़े गर्व से नाम लेते हैं, और वो इसलिए लेते हैं कि उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा गौरवशाली अतीत हमारे बीच में छोड़ के चले गए। हमें फख्र और घमंड होता है कि हम उस कौम के लोग हैं जिस कौम में चौधरी चरण सिंह ने, सर छोटूराम ने जन्म लिया। आने वाली पीढ़ियां भी हमसे पूछेगी कि चौधरी चरण सिंह, सर छोटूराम, ताऊ देवीलाल, महाराजा सूरजमल की तरह आपने जाट समाज के लिए क्या किया। उस दिन हम सब लोगों के पास कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं होगा कि उनकी तरह हमने भी कौम के लिए कुछ किया। इसलिए समय की नजाकत को समझते हुए समाज के युवाओं की भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। जब हमने 2015 में राजस्थान से बाहर निकल करके पूरे देश और दुनिया के जाट समाज की पीड़ाओं को जीने की शुरुआत करी और एक मिशन बनाया कि जिस गौरवशाली अतीत की हम बात करते हैं, उस अतीत को सम्मानजनक रूप से समाज और 36 कौम के बीच में लेकर के जाए, जिसे वो लोग समझे, पढ़े और महसूस करें कि जाट समाज में जन्मा हुआ बच्चा पूरी देश और दुनिया में अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मरवाते हुए 36 कौम बरादरियों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करता है। एक बीड़ा उठाया, लगातार साल मेहनत के बाद में 2017 में वो मिशन की शुरुआत करी। 13 मई 2018 को दिल्ली के विज्ञान भवन में महाराजा सूरजमल के गौरवशाली अतीत को सम्मान देते हुए उस अतीत को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया। आप सब लोगों ने वो देखा होगा, द ग्रेट महाराजा सूरजमल। मेरे समाज के बहुत से लोग बॉलीवुड हॉलीवुड में काम करते हैं, इंडस्ट्री की दुनिया में बड़ा नाम कमा रखा है, लेकिन किसी नौजवान युवा के दिल में यह विचार नहीं आया कि मेरे गौरवशाली अतीत के ऊपर भी कुछ काम करें। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से राजे महाराजाओं के ऊपर 3-3, 4-4 घंटे की बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में बन गई, लेकिन मेरे गौरवशाली अतीत के महापुरुषों के ऊपर अभी तक कोई एक फिल्म तो दूर की बात, कोई डॉक्यूमेंट्री की तक शुरुआत नहीं हुई। उन पीड़ाओं को जीते हुए उस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि जब 13 मई 2018 को उस डॉक्यूमेंट्री का सार्वजनिक प्रसारण किया तो वो हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया महाद्वीप की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में उस डॉक्यूमेंट्री ने जगह बनाई। और वो जगह इस रूप में बनाई कि बहुत से लोग कहते हैं कि जाट समाज के लोगों ने उस डॉक्यूमेंट्री को देखा होगा, लेकिन जब उस डॉक्यूमेंट्री का हमारे पास सिस्टम है, हमारे चैनलों से वो प्रसारित हुई, हमने जब देखा तो 36 कौम बरादरी के लोगों ने उस डॉक्यूमेंट्री को देखा
और इस रूप में देखा कि एशिया महाद्वीप की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली डॉक्यूमेंट्री वो डॉक्यूमेंट्री बनी। उन पीड़ाओं को जीतते हुए जितना भी जाट समाज का गौरवशाली अतीत रहा है उस इतिहास को डिजिटल रूप में आप सब लोगों के बीच में 36 कौमें के बीच में ले जाने का एक बीड़ा उठा रखा है कि एक एक करके सारे जाट समाज के महापुरुषों के इतिहास को डिजिटल करते हुए आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे। दूसरा प्रयास लगभग वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म अंतिम चरण में है। सर छोटू राम जी के गौरवशाली अतीत को सम्मान देते हुए उनके गौरवशाली अतीत को जन जन तक पहुंचाने के लिए फिर से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है। 19 मार्च 2023 को पंचकुला चंडीगढ़ से उस डॉक्यूमेंट्री का फिर से सार्वजनिक प्रसारण करेंगे। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है सर छोटू राम द लेजेंड ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। लेकिन हमें एक विचार आया था कि 2018 में जिस महापुरुष पर डॉक्यूमेंट्री बनाई हो सकता है मेरे समाज के कोई नौजवान युवा कोई बॉलीवुड हॉलीवुड में बैठे हुए मेरे कोई साथी उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म से प्रेरणा लेकर के मेरे कौम के महापुरुषों पे कोई नई डॉक्यूमेंट्री हमारे से पहले कोई और बना देगा। लेकिन हमारी उम्मीदें टूट गई कि किसी जात के बेटे में एक विचार नहीं आया कि मेरे समाज के किसी महापुरुष पे हमें काम करना चाहिए। ये पीड़ाएं दिल में जब होती है, जब लक्ष्यदार भाषण बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाकर के हम दे सकते हैं। अभी भाई चेयरमैन काला जी ने कहा उन मंच के नेताओं से भी पूछा करो कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया। हमने तो काला जी ये प्रयास कर रखा है कि तार खिंचाई बंद करके किसी पे क्वेश्चन मार्क लगाने की बजाय खुद कुछ काम करके दिखाएंगे जिससे हो सकता है अभी नहीं आने वाले समय में वो कोई प्रेरणा लेकर के कुछ नया काम करके वो चले जाए। इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री फिर से बनाई है, हमारा प्रयास है। अभी पिछले दिनों गाजियाबाद में हमारे एक बॉम्बे के डायरेक्टर प्रोड्यूसर से एक मीटिंग हुई है, उसका बड़े स्तर पे काम चल रहा है और मैं दावा तो नहीं कर सकता लेकिन आने वाले समय में महाराजा सूरजमल पे बॉलीवुड की 3 घंटे की फिल्म आपके भाइयों के सहयोग से आपके बीच में होगी। ये आपके भाई करके दिखा सकते हैं। बड़ी पीड़ाएं है कि जिस कौम का नाम इतने बड़े सुनहरे अक्षरों में अतीत में लिखा रहा है लेकिन आज उस अतीत को जब याद करते हैं वर्तमान के साथ में जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो बड़ी पीड़ाएं होती है कि हम क्या थे और क्या हो चले हैं। आप सब समाज के मौजूद और प्रतिष्ठित लोग हैं। अभी जगरूप जी बता रहे थे कि आपकी हैसियत 1000, 1500, 200, 5-5 हजार लोगों की है। मैं बहुत से लोगों से व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं। आपकी हैसियत का आकलन मैं कर नहीं सकता क्योंकि आप समाज के मोजिज लोग हैं, समाज की इस इलाके में बागड़ की धरती की रहनुमाई करने वाले लोग हैं। इसलिए बेसिक संख्या कम है लेकिन आप सारे लोग 19 मार्च को आज की भरपाई को पूरे करते हुए जोरदार उपस्थिति दर्ज 19 मार्च को आप सब लोगों को करवानी है। आप लोगों को पता है कि जिस दौर की बात अब चाहे चौधरी चरण सिंह हो चाहे ताऊ देवीलाल हो, मुझे बड़ी व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से जब समाज का आकलन करता हूं तो बड़ी पीड़ाएं होती है कि उस दौर को आप लोगों ने देखा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज आपसे गुजारिश करता हूं कि तुलनात्मक रूप से उसका अध्ययन करना और किसी चीज के निष्कर्ष पर जब जाओ तब पहुंचोगे। जब उसका तुलनात्मक रूप से कंपैरिजन करोगे तो आपको उस वर्तमान दौर की और भविष्य की और पास्ट की ताकत पता चलेगी। आप उस दौर को याद करो। आज के जब नौजवान युवाओं से मैं मिलता हूं तो मुझे आकर के कहते हैं कि मैं बीजेपी का जाट, मैं कांग्रेस का जाट, मैं सपा बसपा, मैं आरएलडी का जाट। मुझे व्यक्तिगत बड़ी पीड़ाएं होती है कि उस चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल के दौर को याद करो कि अलग अलग पार्टियां, अलग अलग झंडे और झंडे थे, अलग अलग विचारधाराएं थी, लेकिन जब चौधरी चरण सिंह को देवीलाल की जरूरत पड़ी तो
पर्दे के पीछे रह करके देवीलाल जी ने चौधरी चरण सिंह की मदद करी कि लाल किले की प्राचीर से 36 कोमर बरादरियों को मेरी कौम के उस महापुरुष ने प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। और वो तब किया कि बिना झंडे और झंडे के, बिना पद के लालच के, बिना मान और सम्मान के चौधरी देवीलाल ने पर्दे के पीछे रह करके चौधरी चरण सिंह की मदद करी। और जब ताऊ देवीलाल को ताकत की जरूरत पड़ी तो चौधरी चरण सिंह पर्दे के पीछे रह करके देवीलाल जी की वो मदद करी कि देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी देवीलाल। और आज का जाट में, कांग्रेस में, बीजेपी में, सपा और बसपा के अलग अलग विचारधारा और झंडे और डंडे में पिस कर रह गया। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जब भी किसी मेरे भाई को जरूरत महसूस हो तो उन विचारधाराओं से बाहर निकल करके, उन डंडे और डंडे से बाहर निकल करके अपने भाइयों की मदद करना सीखे, जिस तरीके से देवीलाल और चौधरी चरण सिंह ने करी। फिर से आने वाला वक्त अगर उन विचारधाराओं को आप महसूस करोगे तो आपका हो सकता है। मैंने बहुत से क्रांतियों का इतिहास पढ़ा, बहुत से आंदोलनों का इतिहास पढ़ा। कोई भी क्रांति, कोई भी आंदोलन 2 दिन, 4 महीने, 2 साल, 5 साल में पूरा नहीं होता। जो 2010 से राजस्थान विश्वविद्यालय से एक विचार लेकर के निकले थे, एक क्रांति का आगाज किया था। आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में हर जाट के घर में वो विचार और वो क्रांति पहुंच चुकी है। मैं तो इतना ही निवेदन करता हूं कि जब भी आने वाले वक्त में कोई भी आंदोलन हो, कोई भी क्रांति हो, कोई भी व्यवस्था परिवर्तन हो, तो उसका सबसे बड़ा मुखिया और उसका व्यक्ति को और उस व्यवस्था को परिवर्तन करने वाला कोई व्यक्ति हो तो मेरी कौम से होना चाहिए। अगर मेरी कौम से अगर कोई नहीं हुआ तो आप मान करके चलना कि आपके समाज का भविष्य सुनहरा हो नहीं सकता। इसलिए हम सब लोगों को पुराने अतीत को याद करते हुए भविष्य की बुनियाद लिखने की जरूरत है और वर्तमान को ताकत देने की जरूरत है। आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे प्रदेश की सरकारें हो, चाहे केंद्र की सरकारें हो, उस 10 से 15 साल पहले हर दूसरा व्यक्ति प्रदेश की सरकारों में मेरी कौम का हुआ करता था। जब मैं केंद्रीय कैबिनेट की बात करता हूं तो 5-5, 6-6, 7-7 कैबिनेट मंत्री मेरी कौम के व्यक्ति हुआ करते थे। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जहां देश की दशा और दिशा तय होती है, मेरे जैसे नौजवान युवाओं का भविष्य जहां लिखा जाना होता है, उस कैबिनेट में मेरी कौम का एक भी व्यक्ति नहीं है। ये मेरे समाज के लिए शर्म और लानत की बात है कि हमें कहा जाता है कि नॉर्थ इंडिया में जाट समाज की बड़ी तादाद है और आज हालात ये है कि आपके बीच का एक भी व्यक्ति कैबिनेट में नहीं है। बड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ हो चुके हैं, चाहे जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ और नई दिल्ली हो, प्रदेश और देश की सरकारें हो, आपके खिलाफ बड़ा लंबा चौड़ा षड्यंत्र बना करके बैठी है। अगर वक्त रहते आप सब लोग अगर एकजुट नहीं होंगे तो आने वाला समय और ज्यादा खराब हो सकता है। इसलिए हम सब लोगों को एक मंच और साझा पर इकट्ठा होने की जरूरत है, एक झंडे और डंडे के नीचे इकट्ठा होने की जरूरत है। और जब उन राजनीतिक विचारधाराओं से बाहर निकल करके जाट के डंडे और झंडे के नीचे हम इकट्ठे होंगे तो फिर से चौधरी चरण सिंह और देवीलाल का दौर हमारे बीच में आ सकता है। जब हमने शुरुआत करी 1 मार्च 2020 का कार्यक्रम, आप सब लोगों ने देखा होगा कि 1 गांव, 2 गांव, 5 गांवों के लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके बेटे और भाइयों ने 1 मार्च 2020 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, जो एशिया महाद्वीप का सबसे खूबसूरत ऑडिटोरियम है, दुनिया के 62 देशों से समाज बंधुओं को बुला करके ये एहसास करवा दिया कि जब भी जाट समाज संकट में होगा, मुसीबत में होगा, तो पूरी देश और दुनिया की जाट सरदारी एक मंच और एक जाजम पर आकर के आपके मान और सम्मान को बढ़ाने का काम करेगी। बहुत से लोग हमसे कहते हैं इन सार्वजनिक कार्यक्रमों से क्या होता है, आप बड़े बड़े जलसे करते हो। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि 1 मार्च 2020 को नई दिल्ली में कार्यक्रम था। 20 या 22 मार्च के आसपास पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग चुका था। इंसान को इंसान से नफरत हो गई थी, आपसी संवाद बंद हो चुका था। उस दौर में मेरे पास कभी पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल से
कभी मेरठ मुजफ्फरनगर बागपत सिसोली से, कभी जयपुर जोधपुर नागौर से फोन आता कि पलसानिया जी मेरी 22 साल की नौजवान लड़की अमेरिका के एयरपोर्ट पे खड़ी है, एटीएम और स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं, हॉस्टल से उसको बाहर निकाल दिया गया है। हमें पता चला है कि आपके कार्यक्रम में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी से भी लोग आए थे, हो सकता है मेरी जवान बच्ची को कोई मदद मिल जाए। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि जो देश दुनिया से 1 मार्च 2020 को 62 देशों के समाज बंधु आए थे, उन समाज बंधुओं ने मेरे समाज की उस इज्जत को, मेरी बहन बेटियों को, मेरे युवा साथी को इस रूप में मदद करी कि किसी ने बहन, किसी ने बेटी, किसी ने बेटा बनाकर उस बड़े लॉकडाउन में 4-4 और 5-5 महीने अपने घरों में 7 समंदर पार अपने पास रखा। जब सारी स्थितियां नॉर्मल हो गई, जब फ्लाइट की टिकट करवा करके हिंदुस्तान अपने माँ बाप के पास उस हमारी समाज की इज्जत, उस मान और सम्मान को इज्जत के साथ अपने घर पे भेजा। यह होती है सामाजिक कार्यक्रमों की सबसे बड़ी ताकत। बहुत से लोग कहते हैं और हमने महसूस किया है कि मेरे समाज के नौजवान युवा हायर एजुकेशन के लिए देश दुनिया में जाते हैं, 7 समुद्र पार जाकर के हायर एजुकेशन लेते हैं। मेरे पास रोहतक से एक फोन आया कि पलसानिया जी मेरी बेटी है, MBBS करना चाहती है, मैं उसको ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहता हूं। मेरे से किसी से बात हुई, उस कॉलेज में 35 लाख रुपए वहां एडमिशन के मांग रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप 2-4 दिन आप इंतजार करें, हम हमारे सूत्रों से, हमारे लोगों से बात करते हैं। और हमने एक संपर्क अभियान बढ़ाया। उसी यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में वो बिटिया पढ़ना चाहती थी, वहां पर बात करी। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जो एडमिशन 35 लाख में हो रहा था, मात्र 17 लाख में वो एडमिशन हुआ। और जो बाप एक बेटी को MBBS की पढ़ाई करवाना चाहता था, 35 लाख में उसकी 2 बेटी MBBS आज ऑस्ट्रेलिया में कर रही है। यह होती है समाज की सबसे बड़ी ताकत। बहुत से लोग कहते हैं कि सामाजिक संगठनों से क्या होता है। हिंदुस्तान भर में 2,500 से 3,000 समाज के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे फक्र नहीं, घमंड होता है कि पिछले 10-12 साल में आपके बेटे और भाइयों ने, जब हमारी उम्र 20 साल की थी, 2010 में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का रजिस्ट्रेशन करवाया, एक सामाजिक कार्य करने की शुरुआत करी। और जिस पौधे को 2010 में लगाया था, आज वो देश और दुनिया में कौम का मान और सम्मान बढ़ा रहा है। पूरी देश और दुनिया की जाट सरदारी को गर्व महसूस करवा रहा है कि इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट समाज के बीच में एक सुनहरा काम कर रहा है। और उसी भरे लॉकडाउन में जब सारे लोग घरों में बैठे थे, एक गांव से दूसरे गांव जाना तो छोड़िए, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए सोचना पड़ता था। उस दौर में आपके बेटे और भाइयों ने 1 मार्च को कार्यक्रम था, 20-22 के आसपास लॉकडाउन लगा। अप्रैल 2020 के अंदर राजस्थान, जयपुर से जैसे तैसे करके प्रशासन से सेटिंग करके हमने पास बनवाया और हमने नई दिल्ली की तरफ कूच किया। पीड़ाओं को लेकर के, समस्याओं को लेकर के एक सोच और विजन की लेकर के दिल्ली की तरफ कूच किया कि पूरी दुनिया का जाट घरों पर बैठा है, सारे संवाद टूट चुके हैं। उस दौर में हम दिल्ली गए, अपनी ही समाज का एक संस्थान महाराजा संस्थान जनकपुरी में है, उसका ऑडिटोरियम के लिए हमने फोन किया। उनके अध्यक्ष जी कप्तान सिंह जी उसमें थे कि अध्यक्ष जी हमें जनकपुरी के उस ऑडिटोरियम का हॉल बुक करवाना है। वो हंसने लगे कि पलसानिया जी लॉकडाउन चल रहा है, सरकार की गाइडलाइन आई हुई है कि आप कोई सार्वजनिक कार्यक्रम कर नहीं सकते। हमने कहा कि अध्यक्ष जी हमें कोई कार्यक्रम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें मंच चाहिए। ऑडिटोरियम पर लाइटिंग आपने ऑडिटोरियम में बड़ी अच्छी लगा रखी है, हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना है। और सारी दुनिया घरों में बैठी है। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के सोशल मीडिया पे, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो या और भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर
हमने लगातार 15 दिन भरे लॉकडाउन में समाज के जो सीनियर वरिष्ठ जो अच्छे समाज में बोल सकते हैं, जो महाराजा सुरजमल चौधरी चरण सिंह ताऊ देवीलाल के ऊपर अच्छा वक्तव्य दे सकते हैं, उन सब लोगों को भरे लॉकडाउन में नई दिल्ली बुलाया और वह स्मृति वर्चुअल व्याख्यान समारोह के नाम से एक प्रोग्राम किया। और मुझे बताते हो खुशी है कि 5-5, 10-10 लाख लोगों ने उस लॉकडाउन में उन कार्यक्रमों को देखा। मेरे समाज के इतिहास के महापुरुषों को लॉकडाउन में घरों में बैठ के लोगों ने महसूस किया कि मेरे कौम के महापुरुषों ने 36 कौम और बिरादरियों का नेतृत्व करते हुए पूरी दुनिया में अपने नेतृत्व सत्ता को साबित किया है। उस मिशन को फिर से बड़ा किया, समाज की पीड़ाओं को जीते हुए फिर से पूरे देश और दुनिया में घूम घूम करके आज ही की तरह संवाद बैठकों का आयोजन करके 12 जून 2022 को राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में दुनिया के 130 देशों के लोगों को बुला करके यह एहसास करवा दिया कि जब भी बिरादरी संकट में होगी, मुसीबत में होगी, तो पूरी दुनिया का जाट समाज के मंच और जाजम को मजबूती देने के लिए 7 समंदर पार से भी आप लोगों के बीच में आकर के आपका मान और सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। पूरी देश और दुनिया में हम जाते हैं, समाज के कार्यक्रमों में हिस्सेदार और भागीदार बनते हैं और जब सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं तो लोग बोलते हैं कि गुजरात, वडोदरा, वापी में, बेंगलोर, कर्नाटक, साउथ इंडिया में, चाहे हैदराबाद, तिरुपति हो, आंध्रा हो, केरल हो, इन प्रदेशों में जाट समाज की संख्या नहीं है। जो राजनीतिक पंडित चाहे जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ और नई दिल्ली में बैठते हैं, उन राजनीतिक पंडितों के षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए, उनके षड्यंत्र को समाज के बीच में उजागर करने के लिए हमने एक मिशन बनाया, साउथ इंडिया की तरफ कूच किया। 18 सितंबर 2022 को कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में जो सबसे बड़ा ऑडिटोरियम था, टाउन हॉल, और वो बुक किया। गांव गली चौराहों में घूमे, साउथ इंडिया के प्रत्येक गली चौराहे में गए। ये अनिल बेनीवाल जी और बलवान जी यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ संघर्ष के में समाज और बिरादरी के बीच में जाकर के निमंत्रण दिया और आप लोगों ने सोशल मीडिया पर जाना, उस कार्यक्रम को देखना, आपको नाज ही नहीं घमंड होगा कि जितने लोग टाउन हॉल के अंदर थे उससे कहीं ज्यादा लोग टाउन हॉल के बाहर खड़े थे और इतनी धमाकेदार और जोरदार अपनी उपस्थिति उस कार्यक्रम में बिरादरी ने दर्ज कराई कि पूरी देश और दुनिया में मैसेज गया। 19 सितंबर को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ के और मलयालम के अखबारों में खबरें छपी कि नॉर्थ इंडिया में जो बिरादरी, जाट बिरादरी रहती है, उसका आज सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ है। और आज पता चला है कि साउथ इंडिया के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे, प्रत्येक शहर में 4-4, 5-5 हजार की संख्या में जाट बिरादरी के लोग रहते हैं। और जो जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में जो लोग बैठते थे और जो बिरादरी के लिए कहते थे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में 5 स्टेटों में जाट समाज के लोग रहते हैं, उन लोगों के षड्यंत्र को बेनकाब करते हुए मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई जिला हेडक्वार्टर नहीं है जहां 5-10 हजार की संख्या में जाट समाज के लोग नहीं रहते हैं। जब भी समाज संकट में होगा, विपत्ति में होगा, तो हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव गली चौराहे से समाज को एक आवाज मिलेगी, एक ताकत मिलेगी और एक मजबूती देते हुए हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर से बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर के समाज के मंच और जाजम को मजबूती देने का काम करेंगे। फिर से हमने एक मिशन बनाया, उस कार्य को फिर से आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों के बीच में है। हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव, गली, चौराहों में, प्रत्येक विधानसभा स्तर पर जो जाट बाहुल्य विधानसभाएं हैं, जो जाट बाहुल्य डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां पर संवाद बैठकें करके 19 मार्च 2023 के लिए निमंत्रण दिए जा रहे हैं। फिर से जाट समाज का एक नया गुलदस्ता सजाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी का निमंत्रण लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं, एक विश्वास लेकर के आए, एक उम्मीद लेकर के जाएंगे कि 19 मार्च को इस बांगर प्रदेश की पावन और पवित्र भूमि से
समाज और बिरादरी के लोगों की पंचकुला में इस जोरदार उपस्थिति होनी चाहिए कि प्रदेश और देश की सरकारों में मैसेज जाए कि जाट समाज अपने हक और अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान बचाने के लिए फिर से एक मंच और इजाजत पर इकट्ठा होने की शुरुआत कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा कि समाज जब भी इकट्ठा हुआ है, जब भी कोई गुलदस्ता सजा है तो उसको बड़ी ताकत दी है। हमने हमेशा प्रयास किया है कि गैर राजनीतिक रूप से उस मंच को रखेंगे। मेरी कौम के जो भी लोग, चाहे हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन सब लोगों को एक मंच पर, एक जाजम पर ला करके कौम के ताकत देने का प्रयास करेंगे। आपने चाहे 1 मार्च 2020 हो, 12 जून 2022 हो या 18 सितंबर 2022 हो, जयपुर, बेंगलोर और नई दिल्ली के कार्यक्रम देखे कि जितने भी लोग मेरे कौम का नेतृत्व करते हैं, सभी लोगों को एक मंच, एक जाजम पर बैठा करके कौम और बिरादरी को, झंडे को ताकत देने का प्रयास किया है। 19 मार्च 2023 को आप लोगों को पंचकुला में आकर के समाज का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करना है। और इस बार हरियाणा प्रदेश मेहमान की भूमिका में नहीं है, मेजबान की भूमिका में है। पिछले 10-12 साल से हम हरियाणा प्रदेश में कार्यक्रमों में आते और जाते रहते हैं। आपकी मेहमान नवाजी हमने बड़ी नजदीक से देखी है। इस बार पूरी दुनिया का जाट आपके प्रदेश में, आपके जिला हेडक्वार्टर पंचकुला में आ रहा है। और मुझे बखूबी पता है कि जब हरियाणा की जाट सरदारी अपने मेहमानों का मान सम्मान, आदर और सत्कार करने के लिए किस रूप में वहां पर उपस्थिति दर्ज करवाएगी, उन लोगों को भी एक एहसास होकर के उस दिन जाना चाहिए कि जब 19 मार्च 2023 की शाम की संध्या को पूरे देश और दुनिया के लोग अपने अपने प्रदेशों, अपने अपने देशों और अपने अपने घरों की तरफ जाए तो एक सुकून पूरा वातावरण लेकर के जाए, एक उम्मीद और विश्वास लेकर के जाए कि जो मेरी कौम सामाजिक षड्यंत्रों में फंस चुकी थी, जो राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो चुकी थी, अपने हक और अधिकार, अपने मान और सम्मान के लिए फिर से एक मंच, एक जाजम पर इकट्ठी हो रही है। पूरी देश और दुनिया में फिर से मेरी नेतृत्व क्षमता को साबित करते हुए हमें फिर से चौधरी ईश्वर छोटूराम, चाऊ देवीलाल और चौधरी चरण सिंह के दौर को हमारे बीच में लाना है। आप लोगों ने यहाँ बुला करके जो मान और सम्मान दिया, मैं तो इतना ही कहकर के अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि जिंदगी की अंतिम सांस तक आपके मान और सम्मान को कभी कम नहीं होने देंगे। देश और दुनिया में घूम घूम करके बिरादरी के झंडे में 4 चांद लगाने का प्रयास करेंगे। जब और उचाना और बागर की जाट सरदारी जब भी पलसानिया और कलवानिया को याद करेगी, आपके बीच में आकर के आपका मान और सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जाट समाज। बहुत बहुत धन्यवाद राम अवतार जी। एक रजिस्टर है जिसमें एंट्री है सबकी, किसके पास रजिस्टर रखा हुआ आपके पास काफी होगी। सरपंच साहब के पास हाथ खड़ा कर रहे हैं। एक रजिस्टर था आप लोगों के बीच में, एक बार आके पहुंचाने का काम करें, उसमें सबकी एंट्री है, कॉपी है। अच्छा, आने वाली इसी 22 तारीख को यानी परसों जींद में भी जाट अपना समाज है, वहां भी पहुंचने का काम करें। और 24 तारीख को जुलाना और महम में भी एक कार्यक्रम है, वहां पर भी आसपास के अपने क्षेत्र में जो भी साथी उनको सूचना देने का काम करें। आज हम चाहते हैं जो पंचकुला कार्यक्रम है उसमें सामूहिक रूप से यहाँ से जाएं। जो साथी कमेटी में शामिल होना चाहता है यहाँ रुक जाए, क्योंकि कमेटी बनाकर हम बांगर के लोग एक साथ मिलकर एक बस की व्यवस्था करते ताकि सारे मिलकर सारे भाई चला। तो एक बार रजिस्टर में कमेटी बनाई जाओगी, सारे भाई जो शामिल होना चाहते हैं उनका स्वागत है। और रजिस्टर ले लो यहाँ एक कॉपी होगी, वो आगे पहुंचा दो, कॉपी जिसमें एंट्री कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी दूर दूर से आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी जाट सरदारी को। बहुत बढ़िया शेयर करते रहे वीडियो को। टुडे न्यूज के लिए उचाना मंडी से प्रवीण मंसली रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। टुडे न्यूज के लिए उचाना मंडी से प्रवीण मंसली रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। शेयर करते रहे वीडियो।
शेयर करते रहे वीडियो को। चाना मंडी से प्रवीण मंसली रिपोर्ट। जय हिंद जय भारत।